नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम भावात्मक उद्देश्य के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो भावात्मक पक्ष था उसके मैंने वैसे सभी के उद्देश्य बता दिए थे। ज्ञानात्मक के अंदर कितने हैं, भावात्मक के अंदर कितने हैं, क्रियात्मक के अंदर कितने हैं। ज्ञानात्मक के बारे में हमने अच्छे से एक जो उद्देश्य था उसको अच्छे से समझ लिया और मैंने कहा था कि इसकी व्यवहारिक जो शब्दावलियाँ हैं वो आपसे पूछी जाती हैं, तो वो आपको अच्छे से तैयार करनी है। तो हमने अच्छे से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमने उसे याद भी करने का प्रयास किया था और बार बार आप पढ़ेंगे तो वो चीज़ें शब्दावलियाँ हैं वो आपको याद हो जाएंगी और समझ में भी आने लग जाएगा कि कौन सी शब्दावली किसके साथ कनेक्ट हो सकती है। तो ये चीज़ें हमने कर ली थी। आज हम भावात्मक उद्देश्य के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों देखिए, सेकेंड ग्रेड का जो हम पूरा ही कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं मैथ्स का, और ये शिक्षण विधियाँ आपको रीट के अंदर भी काम में आएगी। तो यानी जो शिक्षण विधियाँ हैं मैथ्स की, वो तो चाहे आप किसी भी एग्जाम वैकेंसी हो, चाहे कोई भी टीचर वैकेंसी हो, जहाँ भी टीचिंग मेथड्स आएंगे वहाँ पर ये चीज़ें आपको काम आएंगी, सीधी सी बात है। तो यानी हर वैकेंसी के लिए, हर टीचर भर्ती के लिए ये आपको काम आने वाली हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं भावात्मक उद्देश्य को। तो थोड़ा सा क्लासेस को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि देखिए मैथ्स के अंदर स्टूडेंट्स वैसे ही कम हैं, तो इस वजह से कंटेंट सभी तक नहीं पहुंच पाता। जो हम मेहनत कर रहे हैं उस प्रकार के रिजल्ट्स नहीं आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या कम है। लगभग फॉर्म ही आपके 1 लाख के थोड़े से ऊपर भरे गए हैं, तो उनमें से तैयारी करने वाले उसके आधे ही होते हैं। हमेशा कोई वैकेंसीज हो, कई ऐसे ही फॉर्म फिल करते हैं। तो जितने हैं उन तक आप कंटेंट जरूर पहुंचाएं, अपने जितने भी साथी दोस्त हैं, कि देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट में भी बेहतरीन कंटेंट आपको मिल सकता है और ये हम आपको करके भी दिखा रहे हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। दूसरा जो उद्देश्य था भावात्मक उद्देश्य, नंबर 2 पर कमेंट आ रहा था थोड़े बड़ा लिखा करो, तो चलिए थोड़े बड़े लिख देते हैं भाई। भावात्मक पक्ष, ठीक है, अब सही है ना। भावात्मक पक्ष, 1 मिनट थोड़ा सा मैं इसके अंदर शाही डाल लेता हूँ। तो देखिए हमने ज्ञानात्मक के बारे में पढ़ लिया था, और ज्ञानात्मक के बारे में जितने भी थे, ज्ञान, अवबोध, उसका अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और फिर अंत में क्या था, मूल्यांकन। तो ये चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ ली थी। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई और एक एक चीज़ अच्छे से हम समझेंगे। तो भावात्मक उद्देश्य के बारे में या भावात्मक पक्ष के बारे में हम पढ़ते हैं और इनके उद्देश्य क्या हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो उद्देश्यों को मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि इसके 5 उद्देश्य आएंगे। आग्रहण, अनुक्रिया, फिर उसका अनुमूल्यन करना, फिर व्यवस्थापन और फिर लास्ट में चरित्र निर्माण। ये 5 आएंगे। 5 में अलग अलग हमें इनकी व्यवहारिक शब्दावलियाँ पढ़नी हैं। तो चलिए सबसे पहले भावात्मक पक्ष आपको पता हो गया होगा कि क्या होता है। ज्ञानात्मक जो हमारी मस्तिष्क से संबंधित क्रियाएं हैं वो उसमें ज्ञानात्मक में आएंगी। भावात्मक में क्या आता है, हृदय संबंधी क्रियाएं, हृदय संबंधी क्रियाएं, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। हृदय संबंधी क्रियाएं कैसे, जैसे आपके कोई संवेग है, कोई किसी के प्रति रुचि है, कोई दृष्टिकोण है, आकर्षण है, ये सारी चीज़ें भावात्मक पक्ष के अंदर आएंगी। और जैसे मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिया था, कोई इच्छा शक्ति है, जैसे वो बाइक वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था कि आपके फादर साहब आपको सिखा रहे हैं बाइक चलाना, तो बाइक चलाना वो सिखाएंगे अच्छे से। आपको बता दिया कि भी ये आपका बाइक है, ये क्लच होता है, ये ब्रेक होता है, ये गियर होता है, तो ये चीज़ें आपको बता दी। तो ये सारी चीज़ें आपके मानसिक प्रक्रिया हो गई है, सारी मानसिक पक्ष से संबंधित हो गई, यानी वो ज्ञान हो गया। लेकिन उसके बाद आप उसके अंदर कितनी रुचि दिखाते हैं, दूसरा स्टेप आएगा, उसके अंदर आप कितनी रुचि दिखाते हैं, कितनी आप में तत्परता है सीखने की, आप सीखने की ललक है या नहीं, तो वो काम आपको करना है। अगर आपके मन में है कि हाँ भाई मुझे सीखना है, तो सीखना है, तो ये सारी चीज़ें क्रियाएं कहाँ से आएगी, ये भावात्मक पक्ष के अंदर आएगी। फिर आप चलाना सीखते हैं, खुद क्रियात्मक होते हैं, गतिशील होते हैं, तो वो क्रियात्मक पक्ष के अंदर आ जाएगा। तो ये बाइक का एग्जाम्पल याद रखकर आप तीनों पक्षों के बारे में जान सकते हैं कि कौन से पक्ष के अंदर क्या क्या चीजें आएगी। तो सबसे पहला हम बात करते हैं नंबर 1 आग्रहण के बारे में। इसका पक्ष है और वही क्रम क्या, सरल से आग्रहण, सरल से कठिन की ओर होगा रिसीविंग। याद रखना है क्या है, सरल से कठिन की ओर। तो ये सबसे पहले निम्न स्तर है। ये क्या है, ये जो आपका है निम्न स्तर है, याद रख सकते हैं आप। देखिए सबसे पहला यही आएगा, तो निम्न स्तर आग्रहण। आग्रहण सीधा सा है, कोई ज्ञान आप ग्रहण कर रहे हैं, सीधी सी बात है और कुछ नहीं है, ज्ञान का आप ग्रहण कर रहे हैं। जैसे आपने ज्ञानात्मक पक्ष के अंदर
पढ़ा था वही, सीधा आप कोई चीज़ है वो आप ग्रहण कर रहे हैं, ग्रहण से संबंधित कोई चीज़ रिसीविंग यानी प्राप्त कर रहे हैं, एक ही बात है। मेन चीज़ क्या है इसकी शब्दावलियाँ याद करना। अब देखो कोई चीज़ आप ग्रहण करेंगे तो अच्छे से आपको सुनना पड़ेगा, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान होगा, सुनना पड़ेगा। और कोई चीज़ आप सुन रहे हैं तो उसके अंदर आपको ध्यान भी देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो कोई चीज़ आप सुन रहे हैं, ध्यान आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप व्यवहारिक शब्दावलियाँ लिख सकते हैं। देखिए एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, व्यवहारिक शब्दावलियाँ। और कोई चीज़ सुनेंगे तो सावधानी के साथ आपको सुननी पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक चीज़ें आपको आ जाएंगी। कोई चीज़ आप सुनना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, सावधानी रखनी पड़ेगी, सुनना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसकी शब्दावलियाँ हैं। तो सारी एक साथ मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो नंबर 1 पर आपको क्या होगा, सावधान रहना पड़ेगा। दूसरी चीज़, कोई भी चीज़ आप है सावधान रहेंगे, कोई भी चीज़ आप सुन रहे हैं तो साथ में कुछ चीज़ें पूछेंगे भी, तो यानी दूसरे क्या हो जाएगा, पूछना। ऐसे याद करोगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें याद हो जाएंगी भी। फिर तीसरा मैंने आपको बताया ग्रहण करना। और चौथा देखिए, कोई चीज़ ग्रहण कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो यानी एक प्रकार से कह सकते हैं आप कोई चीज़ को आप स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ ये मैंने प्राप्त कर ली है, स्वीकार कर रहे हैं, तो स्वीकार करना भी इसके अंदर आ जाएगा। ये आपको याद रखना है भाई। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, स्वीकार करना किस पक्ष से संबंधित है, स्वीकार करना भावात्मक पक्ष के किस उद्देश्य से संबंधित हैं। तो आप सीधा सीधा यहाँ पर बता दोगे कि आग्रहण से संबंधित ये होने वाला है। तो देखो फिर उसके बाद सुनना, ये भी मैंने आपको बताया था, ध्यान देना, कोई चीज का आप चुनाव कर रहे हैं कि ये बेस्ट है, चुनाव करना, चुनना। और देखो कोई चीज आप ग्रहण कर रहे हैं तो सीधी सी बात है उसका प्रत्यक्षीकरण भी करेंगे, उसे देखेंगे भी आप, तो प्रत्यक्षीकरण करना भी नंबर 8 पर। तो ये कुछ आपकी क्या है, नंबर 1 सावधान, पूछना, ग्रहण, स्वीकार, और यहां पर सुनना, ध्यान देना, चुनना और प्रत्यक्षीकरण। और एक आप चयन, इसे चयन करना भी कह सकते हैं, एक ही बात है, चुनना या चयन करना। तो ये आपकी कुछ व्यवहारिक शब्दावलियां होती हैं। कोई आप वैसे और लिख सकते हैं, प्राथमिकता देना, किसी को प्राथमिक दे रहे हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बाकी इंपॉर्टेंट यही हैं। नंबर 9 पर प्राथमिकता देना, कोई चीज का आप पक्ष ले रहे हैं। नंबर 10 पर पक्ष लेना, किसी चीज पर पक्ष। देखो कोई आपने ज्ञान ग्रहण किया है उससे संबंधित, तभी तो आप पक्ष ले पाएंगे। कोई चीज का आप पक्ष लेना चाहते हैं तो कोई चीज आपने उससे संबंधित चीजें पढ़ी हैं तो ही तो आप पक्ष ले पाएंगे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आग्रहण से संबंधित निम्न स्तर है, पूछा जा सकता है कि भावात्मक पक्ष में सबसे जो निम्न स्तर पर है वो क्या होता है। देखिए सरल से कठिन की ओर बढ़ेगा, सीधी सी बात है, निम्न से उच्च स्तर की ओर बढ़ने वाला है। तो निम्न स्तर पूछा जा सकता है, कौन सा होता है, तो आग्रहण है वो आपका निम्न स्तर होता है, यानी रिसीविंग। तो सीधी सी बात आपको बता दी। ये सारी व्यवहारिक शब्दावलियां भी याद रखनी है, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा इन व्यवहारिक शब्दावलियों से। प्राथमिकता देना किस पक्ष से संबंधित है, तो आप सीधा बता दोगे आग्रहण से संबंधित होगा। तो लिख लो इस चीज को। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर। ठीक है, अब देखो कोई चीज आपने आग्रहण कर ली, ग्रहण कर ली, उसके बाद आप क्या करेंगे। कोई चीज आपने ज्ञान ग्रहण कर लिया तो कोई भी आपसे कोई चीजें पूछेगा तो उसके प्रति आप कोई अनुक्रिया करेंगे, सीधी सी बात है। जो भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उससे संबंधित आप उसका जवाब देना चाहेंगे। अनुक्रिया की आप में इच्छा होगी कि हाँ मैं उसके संबंधित कोई अनुक्रिया करूँ, कोई प्रतिक्रिया करूँ। तो ये सारी चीजें जो नेक्स्ट पक्ष आएगा उसके अंदर आएंगी। लेकिन वही चीज आपको याद वही रखना है, क्या, व्यवहारिक शब्दावलियां। ये इंपॉर्टेंट है भाई, सीधी सीधी एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी और इससे कोई क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। ये सारे नाम याद होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये व्यवहारिक शब्दावलियां पता होनी चाहिए कि कौन सी किसके अंदर है। एक दो बार पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो भी जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नंबर 2 पर है आपका अनुक्रिया, रिस्पॉन्स, नंबर 2।
अनुक्रिया रेस्पॉन्स, यानी कोई भी चीज़ के प्रति आप कोई ज्ञान ग्रहण किया है तो उसके प्रति क्या आपकी प्रतिक्रियाएं होती हैं, क्या आप उससे संबंधित अनुक्रियाएं करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आएंगी। तो यानी अनुक्रिया के अंदर आपकी देखो 3 चीज़ें आएंगी। अनुक्रिया के अंदर आपकी सहमति होनी चाहिए, अनुक्रिया करने की आपकी इच्छा होनी चाहिए, और अनुक्रिया में आपका संतोष होना चाहिए। यानी बस हाँ, जितनी अनुक्रिया होनी चाहिए बस हम इतनी ही अनुक्रिया करेंगे। एक तो अनुक्रिया करने में आपकी सहमति होनी चाहिए। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम के अंदर। अनुक्रिया में सहमति, अनुक्रिया में सहमति, तो ये 3 चीज़ें इसके अंदर आएंगी। अनुक्रिया में देखिए नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना भी टेलीग्राम से। नोट्स में बहुत अच्छी खासी मेहनत हमने की है, ठीक है। अनुक्रिया की इच्छा, विलिंगनेस कह सकते हैं आप, विलिंगनेस, और यहां पर अनुक्रिया में संतोष। ये 3 चीजें यहां पर आएंगी। अनुक्रिया में संतोष यानी सेटिस्फिकेशन होना चाहिए। कोई भी चीज के प्रति आप अनुक्रिया कर रहे हैं तो उसके अंदर आपका सेटिस्फिकेशन होना चाहिए, सेटिस्फिकेशन होना चाहिए। तो ये चीजें आपकी आती हैं। तो यानी अनुक्रिया के अंदर क्या आएगा, एक तो आपकी अनुक्रिया के अंदर सहमति होनी चाहिए, अनुक्रिया की इच्छा, आप में इच्छा होनी चाहिए कि हम उसके प्रति अनुक्रिया करें, ठीक है। अनुक्रिया में संतोष होना चाहिए, सेटिस्फिकेशन होना चाहिए। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको बस याद रखनी है। मेन चीज़ क्या है, अब व्यवहारिक शब्दावलियाँ, व्यवहारिक शब्दावलियाँ। कोई चीज़ का आप देखिए, कोई ज्ञान ग्रहण है आपने कर लिया है तो आप कोई चीज़ का नाम दे सकते हैं। यानी अनुक्रिया से आप क्या कर सकते हैं, कोई चीज़ का आप नाम दे सकते हैं। कोई आपसे कह दे, कोई काम कार्य कह दे, यानी उसके प्रति अनुक्रिया। तो यानी आज्ञा पालन, आज्ञा पालन भी कहाँ से समझ आएगा, देखो थोड़ा सा सोच कर देखो इन चीज़ों को कि ये नाम क्यों आया है। आज्ञा पालन यानी कोई आपको कार्य देगा तो उसकी आप अनुक्रिया करेंगे, अनुक्रिया में आप आज्ञा पालन करते हैं। तो कोई आप आज्ञा पालन कर रहे हैं, कोई नाम दे रहे हैं, कोई आप यहाँ पर कोई चीज़ें उत्तर लिख रहे हैं, कोई लिखना है, ये सारी अब टीचर आपको लिखवा रहे हैं बोर्ड पर लिख दिया, अब आप उसकी अनुक्रिया कर रहे हैं। यानी कॉपी के अंदर या नोट्सों के अंदर आप लिखना चाहते हैं तो ये क्या होगी, आपकी अनुक्रिया होगी। सिंपल सी चीज़ें हैं, सीधा समझ में आ गया। कोई चीज़ का आप नाम दे रहे हैं, कोई चीज़ का आप नाम दे रहे हैं, यानी कोई आपको कह दिया कि वो बताओ कहाँ है, तो उसकी अनुक्रिया करें कि वो नाम का व्यक्ति है वो, तो यानी कोई नाम दे रहे हैं। कोई भी चीज़ का आप प्रस्तुत करना चाहते हैं, कोई भी आपसे कहा कि हाँ आप कोई मॉडल वगैरह बना कर लाओ, तो आप मॉडल को प्रस्तुत करेंगे, उसके प्रति आपकी अनुक्रिया है। तो ये सारी चीज़ें अनुक्रिया के अंदर आएंगी। तो ये व्यवहारिक शब्दावलियाँ मैं लिखवाता हूँ आपको, कौन कौन सी आपको याद रखनी है। कोई चीज़ का आप अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास भी क्या होगा, अनुक्रिया ही तो होगा। कोई आपस में यानी 2 दोस्त विचार विमर्श कर रहे हैं कि हाँ भाई राजस्थान जीके लगता है 2nd ग्रेड के अंदर फर्स्ट पेपर के अंदर, तो ये चीज़ें आप डिस्कस कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं कि ये तो सरल है बिल्कुल, इंडिया वाला थोड़ा सा टफ लगता है क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है। तो ऐसे जो विचार विमर्श हो रहे हैं वो भी क्या है, आपने बात बोली, आपका दोस्त आपसे वही उसी प्रकार की अनुक्रिया कर रहा है आपके साथ, तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, अनुक्रिया के अंदर। अब हम बात करते हैं इसकी व्यवहारिक शब्दावलियों के बारे में। व्यवहारिक शब्दावली नंबर 1 आज्ञा पालन। ठीक है। नंबर 2 प्रस्तुत करना, कोई चीज आप सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया। नंबर 3 नाम देना, कोई चीज का आप नाम दे रहे हैं, ये भी हमने बात कर ली। नंबर 4 नाम देने के बाद साथ साथ कोई चीज का आप उत्तर लिख रहे हैं, उत्तर लिखना, उत्तर लिखना। कोई चीज का आप सीधा उत्तर लिखना या फिर ये भी अलग अलग बन जाएगा, लिखना वाला, सॉरी, उत्तर देना, एक आपका लिखना अलग हो जाएगा। नंबर 5 कोई चीज लिख रहे हैं, लिखना। कोई आप अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास कार्य है। नंबर 5 है अभ्यास करना, अभी मैंने बताया था आपको, समझाया तब था, अभ्यास करना। नंबर 7 पर विचार विमर्श करना, विचार विमर्श करना। तो ये आपकी क्या है, व्यवहारिक शब्दावलियां हैं। किसकी, ये जो आप पढ़ रहे हैं अनुक्रिया रिस्पॉन्स की, तो वहां पर ये आपकी व्यवहारिक शब्दावलियां हैं।
कोई चीज की आप उत्पत्ति कर रहे हैं, ये भी आप लिख सकते हैं 1 नंबर 8 उत्पत्ति, तो ये आपकी 8 होगी। ठीक है, तो यानी सबसे पहला क्या है, आज्ञा पालन। आज्ञा, किसी कोई चीज के आप कह दिया कोई कार्य करने के लिए तो आप उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। प्रस्तुत करना, कोई चीज प्रस्तुत कर रहे हैं, कोई नाम दे रहे हैं, उत्तर देना, लिखना, अभ्यास करना, विचार विमर्श करना, उत्पत्ति, ये सारी किसके अंदर आएंगी, व्यवहारिक शब्दावली के अंदर आएंगी। और किसकी है ये, अनुक्रिया की व्यवहारिक शब्दावलियां हैं। तो इसको भी आप अच्छे से लिख लो, 1-2 बार आप चाहें तो 1-2 बार रिपीट कर सकते हैं अपने मन के अंदर। और क्लास जैसे ही हो जाए तो इनको रिपीट जरूर करना भाई, इनको रिपीट जरूर करना है आपको। नोट्स भी जरूर डाउनलोड करने हैं ताकि ये चीज़ें आपको और भी अच्छे से हो जाएं। तो एक बार ये पढ़ ली, क्लास से देख लिया, फिर नोट्स पढ़ लिया तो क्या दिक्कत रहेगी, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लो। और कुछ क्वेश्चन मैं भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के रूप में करवाने वाला हूँ, तो कहीं भी दिक्कत नहीं रहेगी। शिक्षण विधियों के अंदर तो एक एक चीज़ हम अच्छे से कर रहे हैं। लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, देखिए आगे आता है मूल्य। अवमूल्य, कोई चीज़ को आप मूल्य दे रहे हैं, कोई आपने ज्ञान ग्रहण कर लिया, ठीक है, सीधी सी बात है, आपने ज्ञान का ग्रहण किया है, उसके बाद अनुक्रिया कर रहे हैं। अब उसके बाद आप अवमूल्यन, उसका मूल्य निर्धारित करेंगे, यानी मूल्यों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता रहेगी। मूल्यों के प्रति एक छात्र अनुभव करेगा कि कोई भी चीज़ है उसका मूल्य ज़रूर होता है, यानी उसको मूल्य जरूर देना चाहिए, कितनी हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती है। तो ये सारे जो मूल्य निर्धारण करने की प्रक्रिया है ये सभी होते हैं। मूल्यों को स्वीकार, एक छात्र है मूल्यों को स्वीकार करता है, ये लिख लिया होगा, मूल्यों को स्वीकार करता है और मूल्यों को प्राथमिकता देता है, कहता है कि मूल्य जरूरी है। कोई भी चीज़ का आप मूल्य निर्धारण कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें अवमूल्यन के अंदर आ गई। मेन चीज़ क्या है, अब देखो कोई चीज़ का मूल्य निर्धारण करेंगे तो उसके अंदर चयन करना, विभेद करना, सीधी सी बात है, ध्यान में रखो। कोई भी चीज़ का मूल्य निर्धारित करेंगे तो आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ बेस्ट है। अब मूल्य निर्धारित हो गया, अब पता चल गया कोई 50 रुपये की चीज़ आती है, कोई 35 रुपये की चीज़ आती है, तो सीधी सी बात है, तो 50 रुपये की चीज़ आई है स्वाभाविक रूप से देखें तो वो 35 रुपये से बेस्ट ही आपको प्रोवाइड होगी। तो आप इन दोनों के मध्य विभेद कर सकते हैं अगर आपको मूल्य का पता है। तो कोई चीज़ हो, चाहे आप, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर मैंने 50-35 का, कुछ भी चीज़ का मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए, मूल्यों को स्वीकार करना चाहिए, हाँ कि भी इसका मूल्य है, और मूल्यों को प्राथमिकता भी देना ये एक छात्र का कर्तव्य होता है। क्योंकि हम गणित शिक्षण के अंदर पढ़ रहे हैं तो सीधा सीधा जो संबंध होगा छात्र और शिक्षक का ही यहाँ पर आने वाला है, शिक्षा से संबंधित ही आपका संबंध यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। तो मूल्यों का अर्थ हो गया। अब देखो मूल्य निर्धारित करेंगे तो सीधी सी बात है आप विभेद कर सकते हैं, सीधी सी बात, ये 1-2 शब्दावलियाँ हैं वो आपको अच्छे से पता चल जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। तो यानी नंबर 3 पर है अवमूल्यन। वैल्यूइंग, अवमूल्यन या वैल्यू। तो यानी सीधी सी बात है, 2 लाइन आप लिख सकते हैं, मूल्यों के प्रति क्या होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए। तो यानी सीधी सी बात है, कोई छात्र है उसकी मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता होगी, मूल्यों की प्रतिबद्धता निहित होती है, मूल्यों की प्रतिबद्धता निहित होती है। एक छात्र है वो मूल्यों को प्राथमिकता देगा, यानी उसे अनुभव होगा कि कोई भी वस्तु है उसका मूल्य जरूर होता है, मूल्य का निर्धारण जरूर होता है। तो एक छात्र है वो मूल्यों के प्रति क्या होगा, प्रतिबद्ध होगा, प्राथमिकता देगा। तो यानी कुछ बातें यहाँ पर आप लिख सकते हैं मूल्यों से संबंधित में, क्या नंबर 2-3 बात, यानी एक तो मूल्यों को स्वीकार करना कि हाँ वास्तव में ये इसके मूल्य हैं, मूल्यों को स्वीकार करना, मूल्यों को स्वीकार करना, ठीक है। मूल्यों के प्रति निष्ठा होनी चाहिए और मूल्यों को प्राथमिकता, ये चीजें, ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। मूल्यों को प्राथमिकता देना, मूल्यों के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, यानी
स्वीकार कर लिए तो मूल्यों के प्रति निष्ठा तो होनी चाहिए कि भाई यहाँ के प्रति निष्ठा, ठीक है। तो ये आपका हो गया भाई मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता निहित होती है, यानी एक छात्र स्वीकार करता है कि कोई भी वस्तु है उसका मूल्य जरूर होता है ना, मूल्य निर्धारित जरूर होगा, तो वो उस चीज़ को स्वीकार कर लेगा, सीधी सी बात है, उनको प्राथमिकता देगा और उनके प्रति निष्ठा होगी। तो ये 2-3 बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है, एग्जाम के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं इनकी व्यवहारिक शब्दावली के बारे में, तो इसको आप स्क्रीनशॉट वगैरह रख सकते हैं, फिर उसके बाद व्यवहारिक शब्दावलियाँ हम बात करेंगे। अब सीधी सी बात मैंने आपको बता दिया, कोई चीज़ का आप चुनाव कर रहे हैं, चुनना क्या होगा, सीधी सी बात है, कोई चीज़ आपने मूल्य निर्धारित कर दिया, वही बात बेस्ट कौन सी चीज़ होगी, तो आप चुनाव कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं, कोई चीज़ के प्रति ध्यान आप दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनकी व्यवहारिक शब्दावलियाँ हैं। कोई चीज़ आप स्वीकार कर सकते हैं, हाँ भाई ये महंगी चीज़ है तो अच्छी होगी, है ना, तो स्वीकार हम करते हैं कि हम भाई इसके रेट आई हैं, कोई बच्चे के परसेंटेज ज़्यादा आ गए तो आप कहोगे कि बच्चा होशियार है, सीधी सी बात है। तो यानी आप स्वीकार करना पड़ेगा आपको, ना करेंगे तो भी, तो इससे स्वीकार भी किया जा सकता है। तो ज़्यादा कोई हार्ड वाली बात नहीं है, सीधी सी आपको याद रखनी है जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। व्यवहारिक शब्दावलियाँ, व्यवहारिक शब्दावली, तो नंबर 1 सीधी सी बात मैंने आपको बता दी, क्या कोई चीज़ में आप स्वीकार करना चाहते हैं, कोई चीज़ को चुनना चाहते हैं तो स्वीकार करना, स्वीकार करना। नंबर 2 कोई चीज़ का आप चुनाव करना चाहते हैं, चुनना। कोई चीज़ में आप विभेद करना चाहते हैं, विभेद करना। ध्यान देना, कोई चीज़ के प्रति आप ध्यान देंगे, सीधी सी बात है, ध्यान देना। कोई कार्य आप प्रदर्शित करना चाहते हैं, प्रदर्शित। नंबर 5 प्रदर्शित करना। किसी चीज को आप पहचान सकते हैं अगर उसका मूल्य निर्धारित है। नंबर 6 पहचानना। कोई चीज में आप भाग ले सकते हैं, कौन सी भाग लें, भाग लेना। किसी के प्रति संकेत कर सकते हैं, संकेत करना कि हाँ ये बेस्ट होगी चीज, संकेत करना। तो ये सारी चीजें क्या हैं, इसकी व्यवहारिक शब्दावलियां हैं। शाबाश, कौन कौन सी हैं एक बार आप देख सकते हैं अच्छे से, कौन कौन सी। नंबर 1 स्वीकार करना, सीधी सी बात है, स्वीकार आप कोई चीज़ कर रहे हैं। नंबर 2 चुनना। नंबर 3 विभेद करना, कोई चीज़ में आप दो चीज़ों के अंदर विभेद कर रहे हैं कि इसमें कौन सी चीज़ अलग है। नंबर 4 ध्यान देना। नंबर 5 कोई चीज़ को आप प्रदर्शित कर रहे हैं। नंबर 6 पहचान रहे हैं। नंबर 7 कोई चीज़ में भाग ले रहे हैं। और नंबर 8 संकेत करना किसी के प्रति कि हाँ वो चीज़ बेस्ट रहेगी, ये वाली बेस्ट है। तो संकेत करना सीधी सी बात, आप पता चल जाएगा कि अमूल्य उसका निर्धारित है तो आप उसके द्वारा कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है 4 नंबर व्यवस्थापन या संगठन। तो सीधी सी बात है, जो मूल्यों को आपने प्राथमिकता दी है तो उनके बीच में जो टकराव होंगे, अब आप विभेद करें तो जो टकराव होंगे उनके मध्य जो समन्वय स्थापित करेगा वही आपका क्या होती है, व्यवस्था। सिंपल सी बात है, मूल्यों के बीच में, अब देखो यहाँ पर कोई चीज़ में आप विभेद कर रहे हैं कि उसका मूल्य निर्धारित कर दिया तो उसके बीच में टकराव होगा, सीधी सी बात है। तो उनके मध्य आप विभेद कर रहे हैं तो टकराव होगा। टकराव और उनके मध्य अगर आप संतुलन स्थापित करते हैं तो वही चीज़ क्या होती है, जो आपका व्यवस्थितीकरण है, संगठन हो गया। नंबर 4 पर उसी के बारे में हम बात करते हैं, लिख लो इनको, फिर आगे बढ़ते हैं। और दो मूल्यों के बीच में आप तुलना कर रहे हैं, मूल्यों के बीच में आप तुलना कर रहे हैं तो वो चीजें सारी यहां पर आ जाएंगी। संगठन या व्यवस्थापन, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन या व्यवस्थापन लिख लिया होगा। बिल्कुल सरल हैं भाई चीज़ें, कोई ऐसी हार्ड वाली बातें नहीं हैं इसके अंदर। एक एक करके आप अच्छे से इन चीज़ों को सीखते जाएंगे ना, तो इतना कह सकता हूं कि
इतना बेहतरीन कंटेंट आपको यूट्यूब पर तो कहीं नहीं मिलेगा भाई, सर्च कर लेना कहीं मिले तो और मुझे बता देना। नंबर 4, व्यवस्थापन या कह सकते हैं आप संगठन, इंग्लिश के अंदर ऑर्गेनाइजेशन। व्यवस्थापन, संगठन या फिर ऑर्गेनाइजेशन। तो सीधी सी बात है, जो आपके मूल्यों के बीच में जो टकराव होगा उनके मध्य जो संबंध आप बता रहे हैं, मूल्यों के बीच में तुलना आप कर रहे हैं, मूल्यों के बीच में तुलना, मूल्यों के बीच में और जो मूल्यों के बीच में जो टकराव होगा, यानी दूसरी बात जो मूल्यों में टकराव का होगा उसका सामना करवाना व्यवस्थापन हो जाएगा। मूल्यों के बीच में जो टकराव होगा उनका सामना, ये बातें याद रखनी है बस, और कुछ नहीं इसके अंदर ज़्यादा। तो यही कईयों में तो ऐसे ही पूछेगा कि क्या वो भावात्मक पक्ष से संबंधित है या नहीं, तो ऐसे क्यों सुनाते हैं, मूल्यों के बीच में टकराव का सामना, टकराव का सीधा सा बात है क्या, सामना। मूल्यों के बीच में टकराव का सामना जो करना है वो हो जाएगा। और इसके बीच में जो आप समाधान करेंगे, तो समाधान करने के लिए उनके बीच में समन्वय स्थापित करना होगा। तो समाधान के लिए समन्वय का स्थापन, समाधान हेतु मूल्यों में समन्वय, समाधान हेतु मूल्यों में समन्वय, समाधान हेतु मूल्यों में क्या होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। और लास्ट अगर आप बात करें तो यहाँ पर तो एक यूनिक, एक अद्वितीय मूल्य तंत्र का विकास करना, तो एक अद्वितीय मूल्य तंत्र का विकास करना, एक अद्वितीय मूल्य तंत्र का विकास करना। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। तो सीधी सी मैंने बता दी, मूल्यों, दो मूल्य हैं उनके बीच में जो तुलना आप कर रहे हैं, टकराव का सामना कर रहे हैं, उनके मध्य समन्वय स्थापित कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी, व्यवस्थापन या संगठन से। तो इसके बाद हम बात करते हैं भाई, लास्ट बात करते हैं मूल्यों का चरित्रीकरण। चरित्रीकरण यानी सीधी सी बात है, मूल्यों का चरित्रीकरण क्या होगा, जो मूल्य निर्धारित किए गए हैं भावात्मक पक्ष के अंदर, उसे अपने चरित्र के अंदर डालना, उन्हें आत्मसात करना, और ये उच्चतम स्तर का होगा। यानी सबसे बेस्ट चीज़ यही होगी भावात्मक पक्ष के अंदर, मूल्यों का अपने जीवन के अंदर डालना, उन मूल्यों के जो मूल्य निर्धारित किए गए हैं उनको अपने जीवन में डालना या उन्हें आत्मसात करना ही क्या होगा, चरित्रीकरण। चरित्र का निर्माण कहाँ से होगा, जो आपके मूल्य हैं उनको आप अपने उन्हें आत्मसात करते हैं या अपने अंदर ढालते हैं, तो वही क्या होता है, मूल्यों का निर्धारण। सीधी सी बात है, जीवन शैली के अंदर मूल्यों का समाहित करना। तो ये चीज़ क्या होती है, उच्चतम स्तर। तो इसके अंदर भी कुछ चीज़ें हम लिखेंगे और इसकी व्यवहारिक शब्दावलियाँ, तो इसके अंदर ज़्यादा व्यवहारिक शब्दावलियाँ वगैरह नहीं है, यानी मूल्यों के बीच में वही सेम टू सेम आ जाएंगे ऊपर वाली, तो ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं आएगा। अब सीधा नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ठीक है। नंबर 5, मूल्यों का चरित्रीकरण, कैरेक्टराइजेशन, मूल्यों का चरित्रीकरण। नंबर 5, चरित्रीकरण, कैरेक्टराइजेशन कह सकते हैं आप इंग्लिश के अंदर, कैरेक्टराइजेशन लिख सकते हैं, सीधी सी बात आप देख सकते हैं। तो ये सबसे पहले क्या होगी, उच्चतम स्तर की प्रक्रिया होगी। मैंने समझा दिया आपको क्या है उच्चतम स्तर। देखो निम्नतम स्तर क्या था, आग्रहण, उच्चतम स्तर क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भावात्मक पक्ष के अंदर। उच्चतम स्तर क्या होता है, तो मूल्यों का चरित्रीकरण, चरित्रीकरण कैरेक्टर बनाना, सीधी सी बात है। जो आपके मूल्य हैं उन्हें आप जीवन के अंदर डालोगे, अपने जीवन शैली के अंदर स्थापित करोगे, उन्हें आत्मसात करोगे, वही तो क्या होगी, इससे आपके गुण वगैरह हैं जो उनमें और निखार आपको देखने को मिलता है, आपके गुण अधिक विकसित होते हैं। तो सीधी सी बात है, वही सिंपल सी चीज़ें, ज़्यादा कुछ खास है ही नहीं। उच्चतम स्तर भावात्मक व्यवहार को आत्मसात करना,
भावात्मक व्यवहार को आत्मसात करना, भावात्मक व्यवहार को आत्मसात करना, और जो आपके जीवन शैली के अंदर इन चरित्रों को क्या करना, जो मूल्य हैं अपने जीवन के अंदर उन्हें समाहित करना, जीवन शैली में मूल्यों को समाहित करना, जीवन शैली में मूल्यों को समाहित करना, जीवन शैली के अंदर मूल्यों को समाहित करना। और इससे देखिए, इस शैली के अंदर जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, विशिष्ट शैलियाँ, गुण हैं, वो सारे क्या हैं, तीव्र गति से विकसित होते हैं। तो ये लाइन भी आप लिख सकते हैं कि इस स्तर की प्राप्ति पर विद्यार्थी में, इस स्तर की प्राप्ति पर विद्यार्थियों में क्या आएगी, रुचियां, विशिष्ट शैलियां, विशिष्ट शैली में रुचियां, विशिष्ट शैली, अभिवृत्तियां एवं समायोजन की क्षमता का विकास होता है, समायोजन की क्षमता का विकास होता है। समायोजन क्षमता का विकास होगा, सीधी सी बात है। रुचि अधिक ज़्यादा होगी, किसी के अंदर उसका चरित्रीकरण हो चुका है, मूल्यों का चरित्रीकरण हो गया, तो सीधी सी बात आप देख सकते हैं यहाँ पर विशिष्ट शैलियाँ, अभिवृत्तियाँ, रुचियाँ और समायोजन, वह हर परिस्थिति के अंदर, कोई भी परिस्थिति है जिसके अंदर ऐसे गुण विकसित हो चुके हैं, तो वो कोई भी परिस्थिति है उसके अंदर अपने आप को समायोजित कर सकता है। और समायोजन एक बहुत बेहद इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है सामाजिक जीवन जीने के लिए। अगर व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है तो उसके अंदर कुंठा, भगनासा, दबाव, संघर्ष, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो एक व्यक्ति को जीने नहीं देती और उससे व्यक्ति परेशान होकर आत्महत्या भी कर सकता है, डिप्रेशन के अंदर भी जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर व्यक्ति है वो समायोजन की क्षमता का विकास कर लेता है। तो ये रही आपकी बातें। तो यानी इसके अंदर दो प्रक्रियाएं शामिल होंगी। तो एक तो सीधी सी बात है, मूल्यों का समानीकरण होगा, और एक चरित्रीकरण, यानी व्यक्ति चरित्र अपना अच्छा तरीके से, बेहतरीन तरीके से बना सकता है। तो मूल्यों का समानीकरण और चरित्रीकरण। अब इसके बारे में हम बात करते हैं इसकी व्यवहारिक शब्दावलियों के बारे में। कोई भी चीज़ हो भाई, कोई भी आप देखिए, चरित्रीकरण होगा, सीधी सी बात। एक तो यहाँ पर चरित्र का निर्माण होगा। कोई भी आप बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, अगर उस आपके अंदर गुण विकसित होंगे, यानी ये सारी चीज़ें अगर आपने आत्मसात कर लिया, भावात्मक पक्ष, हृदय से संबंधित प्रक्रियाएं कर ली हैं, तो आप सेवाभावी बनेंगे। यानी जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करेंगे, देश प्रेम के प्रति आपकी भावनाएं विकसित होंगी और आप देश के लिए सेवा करेंगे, आप सेना भर्ती के अंदर जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, चरित्रीकरण प्रक्रिया के अंदर आएंगी। कोई भी देखिए, एक चीज़ यहाँ पर समायोजन आप कर चुके हैं, समायोजन करेंगे तो आप कोई भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया ऑटोमेटिक यहाँ से कनेक्टेड है, कहीं भी सोचने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और कनेक्शन बनाकर चलोगे तो ही चीज़ें आपको याद रखेंगी। अब चरित्र का निर्माण है, सीधी सी आपको सोचना है, वो सीधा आपको लिखेगा सेवा करना निम्न में से किस पक्ष से संबंधित है, तो आपको हर एक पक्ष दिया जाएगा। अब आपको दिमाग लगाना है कि सेवा कहाँ पर की जाएगी। अगर किसी व्यक्ति का चरित्र का निर्माण हो चुका है तो वो क्या होगा, सेवाभावी होगा। उसके अंदर भावात्मक प्रक्रिया जो जितने भी देखो उच्चतम स्तर हैं, तो पूर्ण रूप से भाव उसके अंदर विकसित हो चुके हैं, हृदय से संबंधित प्रक्रियाएं हो चुकी हैं, उसके संवेगों पर नियंत्रण हो चुका है, तो वो व्यक्ति क्या है, सेवाभावी बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन सीधे के सीधे यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं और लगातार पूछे जाएंगे और इस बार भी पूछे जाने की संभावना बनती है। तो आपको ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताऊँ, एक एक चीज़ आपको याद रखनी है। तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके व्यवहारिक शब्दावलियों के बारे में।
व्यवहारिक शब्दावलियाँ। कितना नंबर था ये? 5 नंबर। 5 नंबर तो हो गया व्यवहारिक शब्दावलियाँ। तो नंबर 1 क्या होगा? स्वीकार करना। कोई चीज़ आप स्वीकार कर रहे हैं, भैया ये मुझसे गलती होगी, तो स्वीकार कर रहे हैं, तो ये चीज़ें किसके अंदर आएंगी? चरित्र निर्माण के अंदर। दूसरा चरित्रीकरण। नंबर 3 सेवा करना। ये इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जा सकता है सेवा करना। कोई चीज़ आप हल निकाल रहे हैं, नंबर 4 हल करना। और कोई चीज़ की आप जांच कर सकते हैं, जांच करना। तो एक एक चीज़ देखो मैंने याद की है, तो आप भी इनको याद कर सकते हैं। बच्चे को याद ना हो कोई बात नहीं, लेकिन ऑप्शन आए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस प्रक्रिया के अंदर क्या आएगा। ठीक है, यानी एक एक चीज़ें होती हैं। अब देखो स्वीकार करना तो 2-3 जगह आया है, तो ये ऐसा नहीं पूछा जा सकता। लगभग पूछा क्या जाएगा यहाँ पर? सेवा करना। यही क्वेश्चन बनता है, क्योंकि देखो अमूल्य था उसके अंदर भी, सॉरी अमूल्य था उसके अंदर भी क्या था? जांच करना और हल करना, समस्या का समाधान करना। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ये सेवा करना। ये अलग चीज़ बनाती है इसको। चरित्रीकरण आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कहाँ से आएगा, वो नहीं पूछेगा आपसे, ये पूछेगा। यही क्वेश्चन बनता है इसके अंदर और लगातार पूछा भी गया है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमने पढ़ लिया भावात्मक उद्देश्य के बारे में, और उसके सारे पक्ष अच्छे से हमने एक पूरा अच्छे तरीके से मैंने समझाने का प्रयत्न भी आपको किया है। और मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आया होगा, जैसे कि आपके रिस्पॉन्स मिल रहा है, जैसे कि आपके कमेंट्स आते हैं, तो मेरे ख्याल से आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। तो 1-2 बार ना आए तो वीडियो को देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। इसके नोट्स आप जरूर डाउनलोड कर लेना। वैसे आपने साथ साथ में भी बना लिए होंगे, कोई ऐसे ही नोट्स होते हैं, बिल्कुल सिंपल और स्वीट नोट्स अपने। तो चलिए इसको शेयर भी कर देना भाई, जो मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, उम्मीद है आप ऐसा कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।